हेलो व्यूअर्स। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावलियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अधिनियम की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके तहत केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो पर्यावरण संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए जरूरी समझती हो। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने, उसका प्रतिषेध या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है, या विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख शब्दावलियों की। सबसे पहला है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारितंत्र प्रकृति की एक आत्मनिर्भर इकाई है जहां प्रत्येक जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ जैविक घटक के रूप में सभी जीवित जीव, जंतु या पेड़ पौधे शामिल हैं जो भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। अगला है इकोटोन। ये दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जंक्शन है। जैसे मैंग्रोव वन समुद्री और स्थल दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला इकोटोन है। ये बहुत संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है। क्योंकि इसमें दो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थितियां मौजूद होती हैं, इसलिए ये तनाव का क्षेत्र होता है। अच्छी तरह विकसित इकोटोन में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों से भिन्न जीव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। आहार एवं ऊर्जा का पौधों से विभिन्न वर्गों के जीवों में श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरण होता है और इसे ही आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं: घास, टिड्डा, पक्षी, बाज। आहार श्रृंखला का वो बिंदु जहां से आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है, पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। अगला है खाद्य जाल यानी फूड वेब। खाद्य श्रृंखलाएं प्रकृति में पृथक अनुक्रम नहीं है, बल्कि ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल जो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों से परस्पर जुड़ा हो, खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल के अंतर्गत एक पोषण स्तर एक से अधिक खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हो सकता है। आइए बात करते हैं शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गी ब्लूम की। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की संख्या में अतिशय वृद्धि होती है और इसे ही शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मरने लगती हैं। अगला है स्वस्थानी संरक्षण। जब किसी जीव या पेड़ पौधे को संरक्षित करने के लिए उससे संबंधित संपूर्ण स्थान व समुदाय को सुरक्षित रखना होता है तो इसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं। जैसे बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब किसी जीव को विलोपन के संकट से, यानी वो जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब यह स्थिति बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। इस संरक्षण में संकटापन्न पादपों तथा जंतुओं की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान में अच्छी देखभाल की जाती है और उनका सावधानी पूर्वक संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कीस्टोन प्रजाति। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ प्रजातियां होती हैं जो प्रणाली में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कीस्टोन प्रजातियों को किसी भी तंत्र या समुदाय के महत्वपूर्ण भागों में से एक माना जाता है। अगला है हॉटस्पॉट। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिक संकट में हैं और उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में निर्धारित किया। चलिए अब प्रमुख चक्रिक घटनाओं पर नजर डालते हैं, जैसे कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है और ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा CO2 के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा CO2 गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, वो पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे शाकाहारियों के भोजन बनते हैं और साथ ही उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को CO2 में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं।
इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतु के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा CO2 में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाते हैं। अगला है नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल की संरचना का एक प्रमुख घटक नाइट्रोजन गैसों का 78% भाग है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, यानी इसे केवल जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, जहां से ये वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण या एसिमिलेशन होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर नाइट्रोजन का कुछ भाग उनमें चला जाता है। तत्पश्चात मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में बदल जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं व पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है और इसे ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। ये कार्बन को कीमती बनाकर उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है। ये प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है, जो वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करता है। कार्बन बॉर्डर टैक्स राष्ट्रीय कार्बन टैक्स में एक सुधार है। राष्ट्रीय कार्बन टैक्स एक ऐसा शुल्क है जिसे सरकार देश के भीतर किसी भी उस कंपनी पर लगाती है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है। अगला है क्लाउड सीडिंग। ये सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है, ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा करती हैं। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रतिवर्ष लगभग 10 से 30% तक बढ़ जाती है। क्लाउड सीडिंग के संचालन में विलवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के तरीकों पर। तो सबसे पहला है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। बादलों के निचले हिस्से में ज्वालाओं व विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है, नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है। अगला है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना है, जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है डीप सी माइनिंग। समुद्र का वो भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है, उसे गहरे समुद्र के रूप में परिभाषित किया गया है। गहरे समुद्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया को डीप सी माइनिंग के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS के तहत एक एजेंसी है। आइए अब बात करते हैं पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ आंदोलन की। तो लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान पेश किया गया था। ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ विवेकहीन और विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे सचेत व सुविचारित खपत द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।